हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। मैं हूं अशफाक। तो इस वीडियो में आपको दिखाने वाला हूं साइंस सोशल साइंस का मॉडल पेपर इंपॉर्टेंट, जो कि इस वीडियो में आपको टोटल मिलने वाले हैं टोटल 80 क्वेश्चन और 80 में 80 बनाने की कोशिश करना है, ठीक है ना। तो सवाल बहुत ही मजेदार का सवाल है, एकदम दमदार सवाल है। अगर आप इस मॉडल सेट को अगर आपने 80 में 80 बनाया है तो मैं समझूंगा कि आपको बिल्कुल जो है ना ये मतलब सोशल साइंस की तैयारी बहुत ही बेहतर मस्त तरीके से चल रही है, ठीक है ना। तो बस दिक्कत किस बात की है, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। अगर आप लोग पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, अपने दोस्तों को शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है ना जी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अपने हाथों की उंगलियों को रफ्तार कर ले आंसर देने में। ओके, तो इस तरह से एग्जाम में जिस तरह से आपको हिंदी इंग्लिश में क्वेश्चन मिलता है, यहाँ भी आपको सेम प्रकार देखने को मिलेगा। सबसे पहला आपके पास सवाल दिख रहा है, यूरोप का मरीज किसे कहा था। सबसे पहला सवाल और सबसे इजी सवाल दिख रहा है, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता था। तुर्की, इटली, फ्रांस, इंग्लैंड। देखो, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता था, मतलब अब नहीं कहा जाता है, ठीक है ना। कहा जाता था किसको, तो आपको पता है तुर्की को यूरोप का मरीज कहा जाता था। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, यंग इटली की स्थापना किसने की थी। फटाफट यहाँ पे 80 क्वेश्चन करने वाले हैं, टेंशन ना लीजिए, बहुत ही अच्छा गजब का सवाल मिलेगा आपको। यंग इटली की स्थापना किसने की थी, मेजनी ने, काबूर ने, गैरीबॉल्डी ने या बिस्मार्क ने। यंग इटली की स्थापना की थी किसने, मेजनी ने। ओके, ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जो है मेजनी। नेक्स्ट पढ़ते जी, अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। आपके एग्जाम में 2 या 3 दिवस जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, जो पूछ सकता है अगर पूछेगा तो। एक तो ये हो गया इंटरनेशनल वीमेंस डे, है ना। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है 8 मार्च को मनाया जाता है, ठीक है ना, 8 मार्च को। एक आता है 22 मार्च, ठीक है ना, जल दिवस, या तो फिर आपसे पूछेगा बिहार दिवस, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट हो गया, 22 मार्च हो। एक आता है 1 मई आता है, 1 मई लेबर डे, है ना, लेबर डे आता है। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसको नोट करके रखना। आगे है, अप्रैल थीसिस किसने लिखी थी। बहुत अच्छा सवाल है जी। अप्रैल थीसिस जो एक किताब थी वो किसने लिखी थी, ट्रॉटस्की ने, स्टालिन ने, या लेनिन ने, या करेंस्की ने। अप्रैल थीसिस जो लिखी थी किसने, लेनिन ने लिखी थी। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए पढ़ते हैं 5वां सवाल, सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था। सवाल बहुत ही मजेदार का है। ओके, सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था, मतलब ये हुआ कि सोवियत संघ का डिसइंटीग्रेट कब हुआ था। देखिए 1964 में हुआ था, या 1885 में हुआ था, या 1990 में हुआ था, या 1991 में हुआ था। सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था, 1991 में। कब हुआ था, 1991 में सोवियत संघ का विघटन हुआ था। ओके, आगे देखिए सवाल क्या बोलता है जी, अंकोरवाट में किस हिंदू देवता का मंदिर है। बहुत अच्छा सवाल आपने पढ़ा है। अंकोरवाट में अंकोरवाट का मंदिर जो है कंबोडिया में है, ठीक है। किसने निर्माण करवाया ये भी आपने पढ़ा, लेकिन अंकोरवाट में जो मंदिर है किस हिंदू देवता का मंदिर है, विष्णु का है, या शिव का है, या ब्राह्मण का है, या इंद्र का है। तो इसका आंसर होगा विष्णु का। किसका है, विष्णु का मंदिर है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट पढ़ते जी, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी। बहुत अच्छा सवाल। गांधी जी को, महात्मा गांधी जी को, महात्मा जो हम लोग बोलते हैं ना, उसकी महात्मा की जो उपाधि है वो किसने दी थी, जो टाइटल है महात्मा, उसकी उपाधि किसने दी थी। रविंद्रनाथ टैगोर ने, या एनी बेसेंट ने, या गोपाल कृष्ण गोखले ने, या अब्दुल कलाम आजाद ने। तो रविंद्रनाथ टैगोर ने जो है महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि दी थी। ओके, चलिए इसका आंसर ए बिल्कुल सही आंसर हो गया। नेक्स्ट पढ़ते हैं, पूर्ण स्वराज दिवस कब मनाया गया था। पूर्ण स्वराज दिवस कब मनाया गया था, तो आपको पता होना चाहिए पूर्ण स्वराज दिवस जो है 26 जनवरी 1930 को मनाया गया था। इसीलिए जब हमारा संविधान बन करके रेडी हुआ था 26 नवंबर 1949 को, तो बोला गया था कि नहीं भाई हम 26 जनवरी को मनाएंगे। तो जब मैंने 2 महीना बाद बोले तो 26 जनवरी हुआ था 1950 को हमारा संविधान जो लागू हुआ था बन करके, इसी कारण, क्योंकि पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया था 26 जनवरी 1930 को। ओके, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे सवाल देखें यहाँ पे, इसका तो ऑप्शन ए हो गया। नेक्स्ट है, हीराकुंड परियोजना जो है वो किस नदी पर है। हीराकुंड परियोजना आपको पता है उड़ीसा में, है ना। उड़ीसा में ये हीराकुंड परियोजना है। ये किस नदी पे है, महानदी पे है, या गोदावरी नदी पे है, या कृष्णा नदी पर है, या चंबल नदी पे है। तो हीराकुंड परियोजना जो है वो महानदी पे है। किस नदी पे है, महानदी पे है। ओके, और सवाल इससे भी बनता है कि हीराकुंड परियोजना कहाँ है, तो याद रखिएगा उड़ीसा में है। ओके, सवाल नेक्स्ट है 10वां, गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म किस नगर में हुआ था। गुरु गोविंद सिंह जो सिख धर्म है ना, सिख धर्म, उसके सबसे आखिरी गुरु और 10वें गुरु जो है गुरु गोविंद सिंह, उनका जन्म जो हुआ
हमारे बगल में पटना, है ना, बिहार की राजधानी पटना में उनका जन्म हुआ था, गुरु गोविंद सिंह का। और इनके सबसे पहले गुरु आपको पता है गुरु नानक, है ना, सबसे पहले जो गुरु है गुरु नानक है। ओके, तो ऑप्शन हमारा क्या हो गया, बी राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट पढ़ते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी भारत से अफीम का निर्यात किस देश को करती थी? क्या बात है यार, ईस्ट इंडिया कंपनी जो भारत में आई थी, अंग्रेजों की जो कंपनी थी, भारत से अफीम लेता था और कहाँ भेजता था, कहाँ भेजता था, चाइना को, चाइना को भेजता था, चीन को भेजता था। इसीलिए तो बोला जाता है ना कि भारत जो है पहले सोने की चिड़िया थी, ये अंग्रेज लोग जो है ना इस चिड़िया को लूट लिया, मतलब समझो कि जो जितना साल भी राज किया भारत में लूट के खा गया। तो देख रहे अफीम का जो निर्यात करता था, समझ में आ रहा ना, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करता था, भेजता था चाइना को। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं, रूसो किस देश का दार्शनिक था, यानी कि फिलोसफर जिसको बोला जाता है, दार्शनिक किस देश का था? फ्रांस का, रूस का, अमेरिका का, इंग्लैंड से। नाम से तो पता चलता है रूस, लेकिन रूस का नहीं बल्कि फ्रांस का था। ओके, रूसो किस देश का दार्शनिक था? फ्रांस का था। फिलोसफर को बोलते दार्शनिक, फिलोसफर को। ओके, नेक्स्ट पढ़ते हैं, कौन नवीकरणीय संसाधन है, मतलब रीन्यूएबल रिसोर्सेज, जिसको हम बार बार न्यू कर सकते हैं, ऐसा समझो, जिसको बार बार न्यू कर सकते हैं। देखिए पेट्रोल को जब हम एक बार यूज कर लेंगे खत्म हो जाएगा गाड़ी में, है ना। अगर अच्छा होता अगर पेट्रोल रिन्यूएबल होता, क्या बात है ना, पेट्रोल अगर नवीकरणीय होता तो आज इतना दिक्कत नहीं होता पेट्रोल का। तो ये रीन्यूएबल नहीं है, ठीक है ना, ये अनवीकरणीय, खत्म हो जाता है। कोयला भी एक बार जलाते खत्म होता है, लोहा भी एक बार में खत्म होता है। लेकिन जल गंदा भी हो जाता है तो उसको हम प्योर करते हैं। जैसे गंगा का जल देखिए, बड़े बड़े महानगर में क्या होता है, नदियों का जल जो है साफ करके उसको पीने के लायक बनाया जाता है। तो जल क्या है, नवीकरणीय संसाधन है। नेक्स्ट है, जामनगर तेल शोधक कारखाना किस राज्य में है? जामनगर, है ना, जामनगर जो है तेल शोधक कारखाना है, तेल जो है वहां प्यूरिफाई होता है जी, है ना। ऑयल रिफाइनरी फैक्ट्री कहाँ है? जामनगर, तो गुजरात में। याद रखिएगा जामनगर कहाँ है? गुजरात में। और आपके पास ये भी सवाल देखने को मिलता है कि भारत के सबसे पहला जो है तेल शोधक तेल कारखाना जो था वो कौन था? डिगबोई, असम में, है ना, डिगबोई। चलिए आगे पढ़ते हैं। या ऐसे भी बोलता है सबसे पहला जो कुआं मिला था तेल का डिगबोई में मिला था। तारापुर परमाणु विद्युत केंद्र कहाँ है? तारापुर परमाणु विद्युत केंद्र गुजरात में, तमिलनाडु में, महाराष्ट्र में, राजस्थान में। ये तीन चार परमाणु विद्युत केंद्र आपके एग्जाम में पूछता है, उनमें से कोई एक पूछता है। तारापुर ज्यादा हाईलाइटेड है, वांटेड है, तो याद रखिएगा तारापुर कहाँ है? महाराष्ट्र में। राजस्थान में पता है राणा प्रताप सागर था, है ना। तमिलनाडु में कलपक्कम नाम का था। ओके, ये तीनों इंपोर्टेंट है। आगे है, पर्यावरण संरक्षण हेतु पहला विश्व शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? पर्यावरण संरक्षण हेतु यानी कि इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए, मतलब पर्यावरण को बचाने के लिए जो है ना पूरा विश्व शिखर सम्मेलन हुआ था, वर्ल्ड समिट हुआ था, मतलब पूरे वर्ल्ड का जो है सम्मेलन कॉन्फ्रेंस हुआ था। ये हुआ था कहाँ? स्कॉटहोम में हुआ था। कहाँ हुआ था? स्कॉटहोम में हुआ था। ऑप्शन इसका ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं, 1992 में पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। देखिए मैंने बताया था ना पृथ्वी सम्मेलन 3 बार हुआ है और तीनों पृथ्वी सम्मेलन बहुत ही काफी इंपोर्टेंट है। तो 1992 में सबसे पहला पृथ्वी सम्मेलन हुआ था 1992 में रियो डी जेनेरियो में, जर्मनी में पड़ता है, ठीक है ना, जर्मनी में ये जगह है रियो डी जेनेरियो। उसके बाद हुआ था 1997 में दूसरा नंबर, कहाँ हुआ था? न्यूयॉर्क में हुआ था, ठीक है ना, न्यूयॉर्क में हुआ था। उसके बाद तीसरा हुआ था 2002 में जोहान्सबर्ग में हुआ था, ठीक है। ये सब तीनों के तीनों बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए बन जाता है, कोई भी पूछता है, लेकिन न्यूयॉर्क ज्यादा पूछता है एग्जाम में, ठीक है। तो याद रखिएगा न्यूयॉर्क तो 1997। दूसरा पृथ्वी सम्मेलन न्यूयॉर्क में हुआ था, तीसरा हुआ था जोहान्सबर्ग में, पहला हुआ था रियो डी जेनेरियो में। ओके, और डेट भी याद रखना है। भारत में कोयले का प्रमुख उत्पादक राज्य कौन है? कोयले का प्रमुख उत्पादक राज्य ऐसे तो झारखंड आता है, लेकिन अब झारखंड पीछे हो गया, अब इसका आंसर होगा छत्तीसगढ़। झारखंड को भी पीछे छोड़ दिया कौन? छत्तीसगढ़ आगे निकल गया है, ठीक है ना। झारखंड में भी बहुत कोयला होता है, पहले छत्तीसगढ़ से पहले झारखंड था, लेकिन अभी जो है ना झारखंड जो है पीछे है, छत्तीसगढ़ आगे है। ओके, ऑप्शन अगर छत्तीसगढ़ है तो हम ऑप्शन छत्तीसगढ़ टिक करेंगे, लेकिन अगर ऑप्शन में छत्तीसगढ़ नहीं रहेगा तो फिर हम झारखंड को टिक आउट करेंगे, ठीक है, इस बात को ख्याल रखेंगे। चलिए आगे सवाल है, भारत में प्रमुख सबसे प्रमुख चावल उत्पादक राज्य, मतलब सबसे ज्यादा चावल जो उत्पादन किया जाता है वो किस राज्य से होता है जी? पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, बिहार या केरल? तो आपको पता होना चाहिए चावल जो है सबसे ज्यादा उत्पादन होता है कहाँ? पश्चिम बंगाल में। ओके, और अगर गेहूं की बात कर दी जाए तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं, भारत में रेडियो का पहला प्रसारण किस वर्ष हुआ था? बहुत अच्छा सवाल है। भारत में रेडियो का पहला प्रसारण यानी कि ब्रॉडकास्ट
किस वर्ष हुआ था, कब हुआ था? तो 1922-23 में डेट देता है, 1922-23 में। और रेडियो प्रसारण जो अगर पूछा जाए भारत में सबसे पहले रेडियो प्रसारण स्टेशन की स्थापना कब हुई थी, तो लगभग 1935-36 का डेट देता है, ठीक है ना। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 1923 में। ये सब आपको जो मैं मंगनी टाइप का मतलब फ्री में मंगनी वाला जो बता रहा हूँ ना, इसको नोट करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जा सकता है। भारत में हरित क्रांति शुरू हुई थी। हरित क्रांति यानी कि हरित क्रांति कृषि से संबंधित आता है, ठीक है ना। हरा हरा ये तो याद रहेगा, हरा हरा कहाँ होता है, कृषि में, खेती में होता है। अब कृषि में बहुत क्षेत्र आता है, पशुपालन, मछली पालन, सब किसी, दूध उत्पादन, सब कृषि में आता है, ठीक है ना। तो हरित क्रांति शुरू हुई थी भारत में। तो इस हरित क्रांति जो शुरू हुई थी 1967-68 भारत में ऐसे वर्ल्ड लेवल पे 1960 में होता, वर्ल्ड लेवल पे यानी कि वर्ल्ड लेवल पे 1960 में, लेकिन भारत में 1967-68 का डेट देता है, तो 1967 में याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी। और इसमें गेहूं का उत्पादन बहुत ज़्यादा हुआ था, पंजाब में खास करके, पंजाब माना जाता है, पंजाब में ज़्यादा गेहूं का उत्पादन हुआ था। हरित क्रांति आया था, हरित क्रांति मतलब एक रेवोल्यूशन आ गया था, बहुत ज़्यादा दम उत्पादन हुआ था, ठीक है ना, ऑप्शन सी। नेक्स्ट बात है, सूती कपड़ा उद्योग का कच्चा माल क्या है? सूती कपड़ा, देखो यार सिंपल, कॉटन टेक्सटाइल। अगर हिंदी ना समझ में आए ना तो एक बार इंग्लिश की तरफ मुड़ जाइएगा और देख लीजिएगा इंग्लिश में क्या है। बच्चा अगर देख कॉटन टेक्सटाइल किससे बनेगा, जाहिर सी बात कॉटन टेक्सटाइल कॉटन से ही बनेगा यार, है ना। सूती, यहाँ पे सूती लिख दिया है, अरे कपास ही तो होता है, कॉटन के देखो यहाँ पे कपास लिख दिया, तो कॉटन हमारा क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात है, रेशमी वस्त्र उत्पादन का प्रमुख केंद्र क्या है? बिहार का 4 जिला का नाम दिया हुआ है, ठीक है ना, जहाँ रेशमी समझ रहे हैं ना, रेशमी सिल्क क्लॉथ, रेशमी कपड़ा जो सबसे ज़्यादा होता है बिहार में, वो है भागलपुर में। अच्छा लखनऊ भी दिया है, कानपुर भी है, सॉरी। तो बिहार के जो गंगा नदी के किनारे भागलपुर जो बसा हुआ है ना, वहाँ भागलपुर में सबसे ज़्यादा रेशमी कपड़ा का प्रोडक्शन होता है जी, ओके, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट पढ़ते हैं, उर्वरक कारखाना कहाँ है? उर्वरक कारखाना बिहार में कहाँ अवस्थित है? बरौनी में, बांका में, भगवानपुर में या बगहा में? देखिए उर्वरक कारखाना, फर्टिलाइजर फैक्ट्री जो बिहार में है वो कहाँ है? बरौनी में। तेल शोधक कारखाना भी बरौनी में है ना, बरौनी में तेल शोधक कारखाना भी है, ठीक है ना, याद रखिएगा, बरौनी तेल शोधक कारखाना भी है और उर्वरक कारखाना भी है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात है, रंगभेद की नीति के विरुद्ध आवाज किसने उठाई थी? क्या गजब का सवाल है कि रंगभेद की नीति जो लाया गया हुआ था दक्षिण अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका में, उसके खिलाफ आवाज किसने उठाई थी? जॉर्ज डब्ल्यू बुश। चूंकि रंगभेद की नीति कौन बनाया था? अंग्रेजों ने। दक्षिण अफ्रीका में भी अंग्रेज लोग ही शासन कर रहे थे, जिस टाइम हिंदुस्तान में शासन कर रहे थे अंग्रेज लोग, साउथ अफ्रीका में भी अंग्रेज ही लोग शासन कर रहे थे, गोरे काले का वहाँ, चूंकि गोरा अंग्रेज लोग था, ठीक है ना। और अभी देखिए साउथ अफ्रीका में अभी भी काला काला लोग दिखेगा, तो वहाँ काला गोरा का नियम लाया था कि गोरे लोगों के साथ काला नहीं आ सकता है, इस तरह से, ठीक है ना। तो जॉर्ज वाशिंगटन, अब्राहम लिंकन, ये तो ब्रिटेन सॉरी अमेरिका के राष्ट्रपति लोग हैं। मार्टिन लूथर है ना, ये भी अमेरिका का ही है, लेकिन इन्होंने आवाज उठाई थी। ये चारों के चारों अमेरिका का ही है। अब्राहम लिंकन भी बारे में जानते हैं आप, वाशिंगटन डीसी अमेरिका का पहला राष्ट्रपति है ना, और इसी के नाम से अमेरिका की राजधानी भी वाशिंगटन है, ठीक है ना। तो ऑप्शन हमारा बी राइट आंसर होगा, मार्टिन लूथर। ये भी अमेरिका के ही रहने वाला, लेकिन इसके खिलाफ आवाज उठाई थी इन्होंने। आगे है धर्म को, अच्छा मार्टिन लूथर के बारे में एक सवाल बनता है ना, क्या था सवाल, मुद्रा के बारे में कुछ इस तरह सवाल है। अच्छा आगे, धर्म को समुदाय का मुख्य आधार मानने वाला व्यक्ति को कहा जाता है। देखिए धर्म को समुदाय का मुख्य आधार, अगर कोई आदमी धर्म को समाज का मेन आधार पर व्यक्ति को मान रहा, उस व्यक्ति को बोलेंगे सांप्रदायिक। क्योंकि सांप्रदायिक जो है कम्युनल जो है ना, वो सांप्रदायिक पर आधारित है। कम्युनल क्या है? एक रिलीजन पर आधारित है। द पर्सन हु कंसिडर रिलीजियस एज मेनस्टे ऑफ कम्युनिटी इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं? कम्युनल बोलेंगे, ओके। चलिए आगे सवाल है, भारत में राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम कब बना? अच्छा सवाल है। नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, भारतीय क्या है? राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 में बना था, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। नेक्स्ट बात है जी, भारत में संविधान सभा का गठन कब हुआ था? आपको पता है संविधान सभा का गठन, अब देखो संविधान सभा का गठन का डेट कैसे पता चलेगा? तो आपको पता होना चाहिए 9 दिसंबर 1946 को सबसे पहले संविधान सभा का बैठक हुआ था, मतलब गठन हुआ था, समझे। तो उसी टाइम 1946 में आंसर क्या हो जाएगा? ए आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। संविधान सभा का गठन 1946 में हुआ था, 9 दिसंबर 1946 को, समझे। आगे है, तेलंगाना राज्य का गठन कब हुआ था? देखिए आपको पता है भारत का जो 29वां राज्य बना था, 29वां राज्य है ना, भारत का जो आखिरी जो राज्य बना था वो बना था तेलंगाना। आंध्र प्रदेश से अलग होकर बना था तेलंगाना। तो ये जो बना था ना,
2 जून 2014 को। तो उस समय 29 राज्य हुआ करता था, लेकिन जब जम्मू कश्मीर जब अलग हो गया, राज्य को दर्जा से हटा दिया गया, तो अब टोटल 28 राज्य बचा हिंदुस्तान में, ठीक है ना। 2 जून 2014 को याद रखेंगे। आगे सवाल पढ़ते हैं जी। चिपको आंदोलन की शुरुआत किस राज्य से हुई थी? आप लोग को मुझे कमेंट करना नीचे कि कितना आपने 80 में सही बनाया, तब लगेगा मेरा भी अंदाजा हो जाए कि आप लोग कितना पानी में है। बिल्कुल आप लोग बनाए होंगे, जरूर बना लीजिएगा। चिपको आंदोलन की शुरुआत किस राज्य से हुई थी? तो उत्तराखंड से। कहीं कहीं उत्तर प्रदेश भी देता है किताब में, लेकिन आपको पता है ना, उत्तर प्रदेश से ही उत्तराखंड अलग हुआ बाबू। उत्तर प्रदेश से ही उत्तराखंड अलग हुआ था 2002 को, जिस समय झारखंड, उत्तराखंड हुआ था, छत्तीसगढ़ अलग हुआ था, ठीक है ना। वो तीनों अलग हुआ था, 2002 में बना था, तो उत्तराखंड माना जाएगा। जो एरिया जो था ना, वो उत्तराखंड का ही एरिया था, जो अलग हुआ अभी भी उत्तराखंड में है, और जो उस समय शुरुआत जो जहाँ हुआ था वो भी उत्तराखंड का एरिया था उत्तर प्रदेश में, लेकिन जब अलग हुआ तो उत्तराखंड में चला गया, तो उत्तराखंड हमारा राइट आंसर होगा। कहीं कहीं किताब में उत्तर प्रदेश देता है, तो याद रखिए उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड बना था। लोकतंत्र का प्राण किसको माना जाता है? बहुत अच्छा सवाल है। लोकतंत्र का प्राण, सोल ऑफ डेमोक्रेसी, सोल मतलब होता हुई आत्मा, है ना। लोकतंत्र की आत्मा, लोकतंत्र का प्राण राजनीतिक दल को बोला जाता है, नेशनल पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी को बोला जाता है, ओके, राजनीतिक दल को बोला जाता है। कौन एक राष्ट्रीय दल है? नेशनल पार्टी कौन है? राष्ट्रीय दल, है ना जी। इनमें से नेशनल पार्टी कौन है? देखिए जेडीयू ये क्या है? बिहार का है। डीएमके ये पता है कहाँ का है? ये तमिलनाडु के एक क्षेत्रीय पार्टी है, डीएमके। लोक जनशक्ति पार्टी एलजेपी ये भी बिहार का आता है। तो भारतीय जनता पार्टी, है ना जी। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बीजेपी, तो पता है नेशनल पार्टी है। आगे भारत में लोकतंत्र की क्या चुनौती है? भारत में अगर लोकतंत्र के लिए एक चैलेंजेस बना हो क्या? जातिवाद, भाई साहब जातिवाद तो बहुत भारत में होता है। परिवारवाद ये भी बहुत कम होता है, बहुत ज्यादा होता है, सॉरी। आतंकवाद तो मत पूछो। तो हमारा आंसर क्या होता है? डी। सभी जो है ना, ये जो देख रहे हैं ना, ये सभी के सभी जो है, ये क्या है? लोकतंत्र की चुनौती बना हुआ है, ओके। चलिए आगे सवाल, किसने कहा था जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन है? या सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। अब्राहम लिंकन ने, इन्होंने कहा था कि जो लोकतंत्र है वो जनता का है और जनता के द्वारा है और जनता के लिए शासन है, यानी कि जनता का लोकतंत्र है, जनता के द्वारा ही चुने जाओगे, है ना। और जो भी चुनेगा, जो भी प्रधानमंत्री, जो भी बनेगा, जो भी पोस्ट बनेगा, जो भी नेता बनेगा, जो भी शासक बनेगा, वो जनता के लिए शासन करेगा। ये बोला था अब्राहम लिंकन ने, बहुत अच्छा। अब दुनिया का सबसे नंबर 1 यानी कि डेमोक्रेसी का सबसे नंबर 1 डिफिनेशन माना जाता है इनका। कौन सा कदम लोकतंत्र सुधार का सूचक है? लोकतंत्र का अगर सुधारना है, अगर डेमोक्रेटिक को रिफॉर्म करना है, सुधारना है, तो सबसे अच्छा इंडिकेटर क्या है? अशिक्षा। क्या अगर आप अनपढ़ हैं तो लोकतंत्र को सुधार सकते हैं? कभी नहीं सुधार सकते। सामाजिक असमानता, अगर आपके समाज में एक इनइक्वलिटी है, मतलब इक्वलिटी नहीं है, असमानता है, तो क्या लोकतंत्र सुधरेगा? नहीं। पंचायती राज, तो पंचायती राज एक है इसका सूचक है। हाँ, पंचायती राज करते हैं तो क्या होता है? पंचायती राज में होता है कि गांव के लोगों को लोकतंत्र के बारे में पता चलता है। हाँ भाई, कौन अच्छा मुखिया है, कौन अच्छा आदमी है, इसको वोट देंगे, तो ये लोकतंत्र के बारे में समझ रहा, इस आदमी को वोट देंगे तो हमारा मतलब हमारा गांव को, हमारा पंचायत को सुधारेगा, अच्छा करेगा। ये कौन जान रहा? पंचायती राज व्यवस्था जब लाया तब जाके लोकतंत्र को सुधारने का एक मौका मिला है। तो ये हमारा भी एक इंडिकेटर बनेगा, ठीक है ना। भारत में योजना आयोग के अध्यक्ष कौन थे? अभी भी रहता है ना। तो कौन होता है? प्रधानमंत्री। योजना आयोग का अध्यक्ष, देखो अब योजना आयोग के बारे में आ गया तो फिर एक इसका इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ, हालांकि आपको पता होगा। 15 मार्च 1950 को इसकी स्थापना होती है, और उसके बाद फिर 1 जनवरी 2015 को इसको खत्म करके इसका नाम जो है नीति आयोग बदल दिया, है ना, नीति आयोग रख देता है, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा सी राइट होगा। नेक्स्ट है, भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई थी? प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत हुई थी 1951 से 56 के बीच, है ना। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी राइट आंसर हो जाएगा। 1951 से 56, 5 साल के लिए पंचवर्षीय योजना चलता है, ठीक है ना। 5 साल के लिए पंचवर्षीय योजना चलता है, और हर 5 साल में एक इरादा किया जाता है कि इस पर पूरा हमको फोकस मारना है। जैसे पहला था कि कृषि पे पूरा फोकस किया गया था, ठीक है ना। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 56, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, बिहार के किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? प्रति व्यक्ति आय मतलब क्या हुआ? पर कैपिटा इनकम सबसे कम बिहार की कौन सा जिला है जहां प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? वो है शिवहर जो है सबसे कम। और अगर पटना की बात की जाए तो पटना में पर कैपिटा इनकम जो है सबसे ज्यादा है, ठीक है ना। सबसे ज्यादा कहाँ है?
पटना में है। और अगर अपने देश में राज्य की बात की जाए तो राज्य में सबसे ज़्यादा कौन सा है, तो आपको पता गोवा है ना। गोवा का प्रति व्यक्ति आय जो सबसे ज़्यादा बनता है, और सबसे कम जो पड़ता है वो कौन है, हमारा बिहार। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आधुनिक युग की प्रगति का श्रेय मुद्रा को ही है। ये कथन किसका है, किसने कहा था कि आधुनिक जो युग है ना, ये जो प्रगति कर रहा है, ये जो आधुनिक अभी मॉडर्न जो ईरा चल रहा है, ये जो प्रोग्रेस कर रहा, देश तरक्की कर रहा, क्या है इसके पीछे, क्या राज है, पैसा, मुद्रा। ये मार्शल ने कहा था। ठीक है ना, किसने कहा था, मार्शल ने कहा था। और आप भी देख भी रहे, अगर आपको तरक्की चाहिए तो पैसा होना जरूरी है, पैसा रहेगा तब भी तरक्की कर पाता आदमी। बांग्लादेश की मुद्रा का नाम क्या है, देखिए बांग्लादेश वाला मुद्रा बहुत पूछा जाता है। ठीक है ना, तो बांग्लादेश की मुद्रा का नाम टाका, टाका कहीं टका लिखता है, कहीं टाका लिखता है, तो ऑप्शन हमारा डी राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट है, भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ था। भारत में सहकारिता आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी, इसकी स्टार्ट कब हुआ था, प्रारंभ कब हुआ था सहकारिता आंदोलन। देखिए इसको क्या बोलते हैं, कोऑपरेटिव मूवमेंट 1904 में। ठीक है ना, 1904 में कोऑपरेटिव मूवमेंट की जो है स्टार्ट हुई थी इंडिया में। याद कीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक हैं। देखिए अब देखिए ऑप्शन में, अभी तो वर्तमान में अगर देखा जाए तो 12 बैंक है, लेकिन ऑप्शन में नहीं है तो क्या करेंगे, तो 12 बैंक से पहले 19 बैंक था, है ना। 12 बैंक से पहले जो है 19 बैंक था। अब 19 बैंक में बहुत सारा बैंक को मिला करके मर्ज कर दिया गया और 12 बैंक बचा है। ठीक है ना, तो सवाल अगर ऐसे ऑप्शन रहे 15, 21, 19, 25 तो आपको 19 पे टिक लगाना है, अगर 12 रहे तो फिर 12 पे टिक लगाइएगा। ठीक है ना, जैसा ऑप्शन वैसा। चलिए आगे पढ़ते हैं। मानव की न्यूनतम आवश्यकता क्या है, अगर इंसान का देखा जाए तो सबसे ज्यादा एकदम न्यूनतम जो बहुत एकदम उससे कम भी क्या रहेगा यार। देखिए रोटी कपड़ा मकान, रोटी फल सब्जी, रोटी कपड़ा रोटी सब्जी तेल। यार सब्जी नहीं रहेगा तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, फल नहीं मिलेगा कोई दिक्कत नहीं, जिंदगी गुजर जाएगा, तेल नहीं मिलेगा कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमको मकान चाहिए, मतलब रहने के लिए कहीं ना कहीं आशियाना चाहिए, हमको घर चाहिए, कपड़ा भी होना जरूरी, चाहे जैसे भी कपड़ा, मैला कुचैला फट्टा जो भी हो, रोटी मतलब पेट भरना, ये तीनों बहुत जरूरी है एक इंसान के लिए, एक मानव के जीवन गुजारने के लिए सबसे मेन मूल आवश्यकता ये तीनों है। ठीक है ना, चाहे जैसा भी भोजन हो हमको जरूरी, सूखी रोटी ही क्यों ना मिले लेकिन जरूरी है, कपड़ा एकदम जरूरी है, और मकान, ये तीनों पहली आवश्यकता है मानव के लिए। आगे पढ़ते हैं कि इन कौन पूर्णतः सरकारी सेवा है, मतलब पूरी तरीके से सरकारी सेवा है, पूरी तरीके से। अब देखते हैं स्वास्थ्य सेवा। स्वास्थ्य में आपने देखा होगा प्राइवेट मेडिकल भी होता है और गवर्नमेंट में मेडिकल होता कि नहीं होता है, एक सरकारी हॉस्पिटल भी होता है और एक प्राइवेट भी हॉस्पिटल होता है, तो ये पूरी तरीके से स्वास्थ्य सेवा तो है नहीं। शिक्षा सेवा हम देखते हैं, एक प्राइवेट स्कूल भी होता है, एक गवर्नमेंट भी स्कूल होता कि नहीं होता है, तो ये तो पूरी तरीके से है नहीं। वायुयान सेवा, अरे वायुयान हवाई जहाज वाला, आपने देखा ना हवाई जहाज, तो अब तो बहुत लोग जो बड़े बड़े जो करोड़पति अरबपति है उन लोग भी हवाई जहाज को खरीद चुका है, जैसे किंग फिशर का नाम सुने होंगे, है ना। तो ये प्राइवेट भी होता है और सरकारी होता है। लेकिन सैन्य सेवा, एक ही सेना सेवा बचा है, यानी कि पुलिस सेवा, मिलिट्री जो सर्विस है वो सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट के अंतर्गत आती है। ओके, भारत सरकार ने सूचना का अधिकार, और भी होगा यहाँ पे, बैंकिंग हो जाएगा, बैंकिंग हो जाएगा। अब तो रेलवे भी है, लेकिन क्या बोला जाए, रेलवे भी बिक्री हो रहा है ना, रेलवे भी प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों में हो रहा, ठीक है ना। लेकिन बैंकिंग तो अभी तक प्राइवेट, मतलब प्राइवेट भी कुछ प्राइवेट भी दिखता है बैंक, है ना, और कुछ सरकारी भी दिखता है। तो लेकिन मिलिट्री प्राइवेट नहीं दिखता है, मिलिट्री एकदम 100% सरकारी रहता है। भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ था, 2005 में, इसका तो ऑप्शन पता है, 2005 में सूचना का अधिकार अधिनियम पारित हुआ था। नेक्स्ट है, सुनामी शब्द किस भाषा से लिया गया, गजब का सवाल, बताओ भाई। सुनामी, देखिए लिखाते भी कैसे, देखिए टी सुनामी लिखा है, टी सुनामी, तो इसको पढ़ते हैं हम लोग सुनामी, टी को साइलेंट करते हैं, ये जापानी भाषा है, जापानी भाषा से लिया गया है, ठीक है ना। किस शब्द से लिया गया, जापानी शब्द से। नेक्स्ट है जी, कौन प्राकृतिक आपदा है, प्राकृतिक आपदा कौन है, देखिए ऑप्शन, बम विस्फोट या भूकंप या युद्ध या रासायनिक दुर्घटना। प्राकृतिक आपदा कौन है, भूकंप, समझ में आ रहा ना, यानी कि एक आफत, आपदा मतलब आफत, अब बोल रहे कैसी आफत आ गई है, आफत, तो भूकंप बोले, डिजास्टर बोलते इसको, तो ये नेचुरल है। आगे सवाल है, मलबे के नीचे दबे हुए लोगों का पता लगाने के लिए किस यंत्र का मदद लेंगे। अगर मलबे के नीचे आदमी दबा हुआ है तो उसके लिए हमको इंफ्रारेड कैमरा की आवश्यकता पड़ेगी। ओके, कौन है आगे सवाल यहाँ पे देखिए 49, क्या बोलता है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है ना। भारत में जो राष्ट्रीय आय की जो गणना करता है वो कौन करता है, ऑप्शन यहाँ पे देखिए दिया हुआ है, CSO,
केंद्रीय सांख्यिकी संगठन या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या वित्त विभाग या राष्ट्रीय विकास परिषद। भारतीय राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? भारतीय राष्ट्रीय आय की गणना नेशनल, वो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन कौन करता है? CSO करता है। याद रखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय, जो भारत में जो नेशनल इनकम होता है ना, जो राष्ट्रीय आय, देखिए यहाँ पे इससे समझेंगे आप, नेशनल इनकम, ओके, इसका गणना कौन करता है? CSO, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। ओके, आगे सवाल है, कौन पिछड़ा राज्य है? ये सवाल तो खैर सोशल साइंस में अगर सवाल नहीं आएगा तो सवाल सोशल साइंस का क्वेश्चन ही रद्द हो जाएगा मेरे ख्याल से, है ना। ये सवाल आना जरूरी, पिछड़ा राज्य कौन है ना जी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर। बार बार हम लोग को याद दिला रहा है यार, बिहार पिछड़ा राज्य है। मेरे ख्याल से आप पिछड़ा राज्य नहीं है, पिछड़ा राज्य के लिस्ट से बाहर हो जाएगा जब 2021 का जो जनगणना होगा ना, क्या होगा 22 में होगा, अब जो जनगणना होगा ना, तो पिछड़ा राज्य इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि बिहार आगे निकलेगा, है ना। तो ये हम लोग को बार बार याद दिलाता है। आर्थिक क्रियाओं को का क्या उद्देश्य है? आर्थिक क्रियाओं का क्या उद्देश्य है? मनोरंजन, समाज सेवा, परोपकार, जीविकोपार्जन। देखिए, आर्थिक क्रिया मतलब कोई भी आदमी काम कर रहा, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ या आप पढ़ रहे हैं, है ना, या आपके पिताजी कुछ भी काम कर रहे हैं, पैसा कमाने का जो काम कर रहा, क्या उसका मतलब क्या है? मनोरंजन करना या समाज का सेवा करना? एकदम मेन फैक्ट उद्देश्य उसका है कि जीविकोपार्जन मतलब जीवन गुजारना, जीवन को कैसे गुजारा जाता है, जीवन कैसे गुजारना है, जीवन में क्या जो समस्याएं हैं उसको हल करना है। तो इसीलिए तो हम लोग आर्थिक क्रियाएं करते हैं, है ना, चाहे किसी प्रकार का हो, शिक्षा हो, जो भी हो, जो भी तरह काम हो जिससे पैसा अर्निंग क्या आता है, ठीक है ना, तो जीविकोपार्जन बोलते हैं इसको, यानी कि अर्निंग लाइवलीहुड। नेक्स्ट बात है, भारत के राष्ट्रीय आय का सबसे पहले अनुमान किसने लगाया था? भाई आपको पता है भाई साहब, दादा भाई नौरोजी ने 1868 में सबसे पहले जो है राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया था। द पॉवर्टी ऑफ, इस तरह से किताब लिखा था उन्होंने, और उस समय जो है 20 रुपया प्रति व्यक्ति था, है ना। द पॉवर्टी ऑफ अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये किताब था इनका, द पॉवर्टी ऑफ अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। ये भी सवाल बनता है इसका। आगे सवाल है, दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था कौन सी? दीर्घकालीन ऋण का मतलब वो लंबे समय तक आराम से, दीर्घकालीन ऋण लॉन्ग टर्म तक, तो ये है भूमि विकास बैंक, ये जो है दीर्घकालीन ऋण प्रदान करती है। ओके, आगे पढ़ते हैं। सवाल है, उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? एकदम बउआ टाइप का सवाल। 15 मार्च को उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है। सवाल आगे है, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? क्या कारण है पंजाब में जो भूमि का निम्नीकरण जो हो रहा, उसका सबसे ज्यादा कारण कि वहाँ सिंचाई बहुत ज्यादा होता है ना। देखिए क्या बोलता है, लैंड डिग्रेडेशन इन पंजाब। भूमि का निम्नीकरण का मतलब भूमि का जो है ना कमी होना, समझो कि, ठीक है ना। तो मुख्य कारण क्या है? अधिक सिंचाई बहुत ज्यादा होने के कारण ऐसा भूमि निम्नीकरण होता है, ठीक है ना। आगे नेक्स्ट है, सोपानी कृषि प्रचलित है। सोपानी कृषि कहाँ प्रचलित है? हरियाणा में, बिहार के मैदानी क्षेत्रों में, पंजाब में, उत्तराखंड में। सोपानी कृषि को हम दूसरा तरह से पढ़ते हैं सीढ़ी नुमा खेती, इसी को बोलते हैं। सीढ़ी नुमा खेती कहाँ होती है ना, उत्तराखंड में, क्योंकि उत्तराखंड जो का अधिकतर एरिया जो है पहाड़ों पर बसा हुआ, पहाड़ों पर, और पहाड़ पे खेती कैसा होता है, लगेगा कि सीढ़ी बना हुआ, यहाँ पे एक खेत, दूसरा खेत, तीसरा खेत, ऐसे बना रहेगा, तो उसको सोपानी कृषि भी बोला जाता है और सीढ़ीनुमा खेती भी होता है। दोनों सवाल आता है उत्तराखंड से। सोपानी कृषि कहाँ होता है? तो उत्तराखंड में, और सीढ़ीनुमा खेती कहाँ होता है? उत्तराखंड में। नेक्स्ट सवाल है, संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? बहुत अच्छा सवाल है। संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व जो किया था वो है जयप्रकाश नारायण, ठीक है ना। और इसी के नाम से पटना में एक हवाई अड्डा है, बिहार में, मानो तो बिहार में पटना में जो है, बिहार की राजधानी पटना में एक हवाई अड्डा है, उसका भी नाम ही जयप्रकाश इंटरनेशनल जयप्रकाश हवाई अड्डा, ठीक है ना। तो संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? जयप्रकाश नारायण ने। आगे सवाल है, बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ था? बांग्लादेश जो स्वतंत्र हुआ था 1971 में। तो बांग्लादेश जो है पहले जो है पाकिस्तान का हिस्सा हुआ करता था, ठीक है ना, पाकिस्तान का हिस्सा हुआ करता था। इसका पहले नाम था पूर्वी पाकिस्तान, क्योंकि भारत का तो यहाँ पे जो कश्मीर है, इधर पाकिस्तान, इधर, अरे यार क्या बन रहा है मेरे साथ, देखो इधर पाकिस्तान है, तो इधर जहाँ पे बंगाल है ना, जहाँ पे बंगाल है, बंगाल के ही बगल में बांग्लादेश था, इसलिए बंगाल अभी बोलते हैं हम लोग, बंगाल जो बोलते हैं ना, पश्चिम बंगाल, वो बांग्लादेश से ही अलग, मतलब बंगाल से कट के बांग्लादेश बना हुआ, ठीक है ना। तो उस समय पूर्वी पाकिस्तान बोला जाता था बांग्लादेश को। तो हम ही लोग, मतलब हिंदुस्तानियों ने, हम भारतीयों ने मिलकर जो हमारे जो भी नेता रहा उनको जो है ना बांग्लादेश को आज़ाद करवाया, क्योंकि उस समय जो अलग देश बना था उन लोग बहुत कष्ट जीवन गुजार रहा था वहाँ पे, ठीक है ना। पाकिस्तानी लोग थोड़ा सा वहाँ पे सता भी रहे थे लोगों को।
भारत में किस राज्य का में सबसे पहले पंचायती राज की शुरुआत हुई थी? किस राज्य में पंचायती राज की शुरुआत हुई? सबसे पहले हुई थी राजस्थान में, है ना। पंचायती राज की शुरुआत किस राज्य से हुई थी? पंचायती राज की शुरुआत जो हुई थी राजस्थान में हुई थी, शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट पढ़ते हैं, कौन केंद्र शासित प्रदेश है? केंद्र शासित प्रदेश यानी कि यूनियन टेरिटरी कौन है भाई? तो आपको पता है चंडीगढ़। चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी है। और मैं आपको एक फैक्ट बता दूं, वर्तमान में, अब पहले तो यूनियन टेरिटरी 7 था, पहले 7 था। 7 के बाद जब जम्मू और कश्मीर जब डिवाइड हो गया, राज्य को अलग कर दिया, तो बन गया जम्मू और लद्दाख बन गया, ठीक है ना। तो 2 केंद्र शासित प्रदेश जुड़ के हो गया 9। लेकिन फिर दादर व नगर हवेली और दमन व दीव, ये दोनों को मिला दिया। ये दोनों अलग अलग था और इसको फिर मिला के तब मिला दे तो कितना हो गया? अब जो है वर्तमान में 8 हो गया, ठीक है ना। सवाल अगर आएगा कि वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश कितने, तो 8 पे टिक करना, 9 पे टिक मत करना, तो नहीं तो भैंस जाएगी पानी में। आगे बढ़ते हैं, संघ सरकार का उदाहरण कौन है? देखिए हमको पता है बहुत सारे लोग अमेरिका पे टिक करोगे, अरे ये दूसरा है। संघ सरकार का उदाहरण अमेरिका, भारत, मतलब फेडरल गवर्नमेंट। संघ सरकार का उदाहरण ये सभी है, इनमें से सभी। अमेरिका भी संघ सरकार है, भारत में भी संघ सरकार है, कनाडा भी। संघ सरकार कहते हैं किसको? संघ सरकार में राज्य होता है, मतलब एक ऐसा देश जहां राज्य हो और राज्य में अलग अलग सरकारें हो, ठीक है ना, उस टाइप का सरकार को संघ सरकार बोलते हैं। तो और भारत के अनुच्छेद 1 में ही दिया हुआ है कि भारत जो है राज्यों का संघ है, भारत जो है राज्यों का संघ है, तो हुआ ना संघ सरकार। तो भारत भी हो गया, अमेरिका भी हो गया, कनाडा भी हो गया। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। ओके, आगे पढ़ते हैं, भारत का केंद्रीय बैंक कौन है? केंद्रीय बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया क्या बोलेंगे? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को बोलेंगे, आरबीआई। आरबीआई को केंद्रीय बैंक ऑफ इंडिया बोलते हैं, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया बोलते हैं। 1 अप्रैल 1935, ये भी सवाल बनता है कि इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है ना। सवाल है, कृषि उत्पादों के मानकीकरण के लिए किस मानक का प्रयोग किया जाता है? यानी कि एक स्टैंडर्डाइजेशन है बहुत, हर चीज समान के लिए। तो कृषि के लिए जो है ना एगमार्क है, ठीक है, एगमार्क है। जैसे बोलते हैं ना स्वर्ण आभूषण के लिए आता है ना कि हॉलमार्क, जिससे पहचान होता है कि हाँ यार ये बिल्कुल सही चीज़ है, ठीक है ना। तो एगमार्क जो है कृषि, धान, गेहूं, चावल वगैरह, इसकी पहचान के लिए, हाँ अगर वो मार्क लगा हुआ है ना, तो समझो एकदम 1 नंबर वाला वो चावल है या जो भी है कृषि के अंतर्गत, जो भी सब जो भी चीज़ आता है सब, तो उसके लिए एक मानक है, क्या है? एगमार्क है, याद रखना। यानी कि खाद्य पदार्थ भी बोल सकते हैं, एगमार्क खाद्य पदार्थों में इस्तेमाल किया था, ऐसे ही बोल सकते हैं। खाद्य पदार्थों के लिए मानकीकरण कौन है? एगमार्क है। प्राथमिक क्षेत्र कौन है? यार ये सवाल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। प्राथमिक क्षेत्र इनमें से कौन है? सेवा, औद्योगिक, कृषि। तो कृषि को बोलते हैं प्राथमिक क्षेत्र बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए सी होगा राइट आंसर, प्राथमिक क्षेत्र। और ये दूसरा जो है औद्योगिक क्षेत्र, इसको बोलते हैं सेकेंडरी सेक्टर। और तीसरा जो है सेवा क्षेत्र, इसको बोलते हैं थर्ड सेक्टर। देखिए यहाँ पे है ना, सर्विस सेक्टर जो पहला हो गया, एग्रीकल्चर पहला हो जाएगा, इंडस्ट्रियल सेकंड हो जाएगा, और सर्विस सेक्टर हो जाएगा थर्ड। भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर केंद्र को क्या कहते हैं? जो पृथ्वी पे जो केंद्र है ना, भूकंप केंद्र जो होता है, तो पृथ्वी पे जो केंद्र बनता है उसको बोलते हैं अधिक केंद्र। पृथ्वी पे जो भूकंप का केंद्र बन जाता है, सेंट्रल बनता है पृथ्वी पर, उसको बोलते हैं अधिक केंद्र। और जो जमीन के जो अंदर होता है, जमीन के अंदर, भूपटल के अंदर, सवाल आता है भूपटल के अंदर, तो उसको बोलेंगे भूकंप केंद्र। लेकिन जमीन पर जो होता है वो अधिक केंद्र होता है। आगे सवाल है, सुनामी संबंधित है? पता यार, सुनामी किससे संबंधित है? समुद्र से, क्योंकि सुनामी कहाँ आता है? समुद्र में आता है। ओके, सवाल नेक्स्ट पढ़ते हैं, मलबे के नीचे दबे हुए लोगों को पता लगाने के लिए किस यंत्र का उपयोग करते हैं? ये सवाल रिपीट हो गया, इंफ्रारेड कैमरा। आपको पता है इंफ्रारेड कैमरा का इस्तेमाल करते हैं मलबे के नीचे कोई लोग दब गया तो। नेक्स्ट पढ़ते हैं, कौन प्राकृतिक आपदा है? देखिए फिर पूछा गया, आग लगना, अरे भाई तो आग तो हम ही लोग लगाते हैं ना। बम विस्फोट, ये तो इंसान ही करता है। भूकंप, ये ही है प्राकृतिक आपदा। रासायनिक दुर्घटना, ये तो मानव के द्वारा ही होता है। चलिए सवाल पढ़ते आगे, कौन खरीफ फसल है? रबी फसल, खरीफ फसल, बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए। खरीफ फसल कौन है? गेहूं जो है रबी फसल है। और खरीफ फसल कौन हो जाएगा? धान। धान जो है खरीफ फसल है, या चावल भी बोल सकता है। यहाँ पे धान के यहाँ पे चावल भी बोला जा सकता है। ओके, चलिए आगे सवाल है, ऑपरेशन फ्लड क्या है भाई? बताइए। ऑपरेशन फ्लड, फ्लड मतलब बाढ़ होता है। ऑपरेशन तो भाई साहब किसका ऑपरेशन हो रहा है? तो ये ना दूध उत्पादन के लिए बोला था ऑपरेशन फ्लड। डेयरी विकास, अब डेयरी किस में बोलते हैं? आपने देखा नहीं, डेयरी मिल्क, सुधा डेयरी, सुने कि नाम नहीं? सुधा डेयरी है ना। तो डेयरी, नालंदा में डेयरी फैक्ट्री है। तो डेयरी जो विकास के लिए हम लोग ऑपरेशन फ्लड का इस्तेमाल करते हैं। और ये कृषि क्षेत्र में भी आता है ना जी, ये कृषि क्षेत्र में आता है। सवाल बनता है कि ऑपरेशन फ्लड जो है किस क्षेत्र में आता है? तो कृषि क्षेत्र में, ऐसे ही पूछा जा सकता है।
सवाल घुमा के जैसे तैसे सवाल पूछ सकता है, इसमें कोई राय दुहाई नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि 80 सवाल है तो भाई 80 में तो आपको देगा ही देगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना देखिए, बोला ना बहुत सा हल्का एकदम बउआ टाइप का सवाल पूछेगा 1935 में, एकदम बउआ सवाल पूछेगा आपको एग्जाम में, बउआ टाइप का सवाल खोजना है और रंग के चलाना है, ठीक है ना, अगर भारी वाला नहीं याद रहे तो। देखिए भारत में पहली सूती मिल की स्थापना कब हुई थी? पहली सूती मिल कहाँ स्थापित की गई थी? सबसे पहले भारत में जो सूती मिल की स्थापना की गई थी कोलकाता में, सॉरी मुंबई में, है ना। और अगर जूट के बारे में बोला जाएगा, जूट तो हो जाएगा कोलकाता में, ठीक है ना। तो पहली सूती मिल की स्थापना हुई थी मुंबई में, और जूट मिल बोलेगा तो होगा कोलकाता में, ठीक है ना। दोनों याद रखेंगे, जूट मिल कोलकाता में और सूती मिल मुंबई में। चलिए आगे पढ़ते हैं। बिहार में प्रायः कैसी मिट्टी पाई जाती है? बिहार में जो मिट्टी पाई जाती है अक्सर बिहार में जलोढ़ मिट्टी है ना, जलोढ़ मिट्टी बिहार में ज़्यादा, और बिहार का पूरे भारत में सबसे ज़्यादा जो है जलोढ़ मिट्टी ही पाई जाती है। काली मिट्टी एक आता, काली मिट्टी जो है कपास के लिए, ये सवाल भी आता है, काली मिट्टी कपास के लिए बहुत लाभदायक होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आयुर्वेद का जनक किसको कहा जाता है? किसे कहते हैं आयुर्वेद का जनक? आयुर्वेद समझते ना, आयुर्वेद जो दवा वगैरह चलता है, जड़ी बूटी चलता है, आयुर्वेद का जनक पतंजलि को बोलेंगे, चरक को बोलेंगे, चित्रगुप्त को बोलेंगे, तो चरक को बोलते हैं, चरक को। सवाल ऐसे बनता है, चरक कौन थे? तो लिखा रहेगा आयुर्वेदक, फिजिक्सियन, ऐसे, ठीक है, मतलब ये नाम है, जिससे डॉक्टर का पोस्ट होता है ना, उस तरह से ये आयुर्वेद है ये। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। बिहार में कितने प्रतिशत क्षेत्र वन है? और ये भी सवाल बनता है बाबू कि आयुर्वेद किस देश के हैं? आयुर्वेद किस देश से संबंधित रखते हैं? तो भारत के हैं, ठीक है ना। जो चरक है, चरक भारत से संबंधित रखते हैं। बिहार में कितने प्रतिशत वन में क्षेत्र फैला हुआ? वन, आपको पता 7% क्षेत्र में वन का फैलाव है बिहार में, ठीक है ना। चलिए आगे पढ़ते हैं। कौन लौह युक्त खनिज है? मतलब कौन ऐसा खनिज है जिसमें लोहा पाया जाता है? बॉक्साइट में तो बात एल्युमिनियम का, ये तो बॉक्साइट तो एल्युमिनियम में है, चूना पत्थर तो कुछ और, सीमेंट वगैरह, अबरक तो अलग ही है, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सीडेराइट, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सीडेराइट, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सीडेराइट, याद रखिएगा, तीनों जो है लोहा का अयस्क है। आगे, सबसे घटिया कोयला, सबसे बेकार का कोयला कौन है बाबू? पीट कोयला, एकदम पीट दो इसको, बोलते हैं एकदम पीट दिए, एकदम घटिया हो गया। और सबसे नंबर 1 कोयला जो है वो कौन है? एंथ्रासाइट कोयला, ठीक है ना। लेकिन हम लोग का नंबर 1 कोयला नसीब ना होता है, हम लोग भारत में बिटुमिनस जो है सबसे ज़्यादा चलता है, बिटुमिनस, ठीक है ना। ये एंथ्रासाइट वगैरह चाइना वगैरह में यूज करता है, बहुत 1 नंबर का कोयला माना जाता है। तो याद हो गया, घटिया कोयला कौन है? पिट, और सबसे अच्छा कोयला एंथ्रासाइट। 95% कार्बन की मात्रा पाई जाती है इसमें। रोपण फसल कौन नहीं है? देखिए अगर आप रोपण फसल के बारे में समझ जाइएगा ना तो बहुत अच्छा हो जाएगा। रोपण फसल उस फसल को बोलते हैं जिस फसल के रोपने के लिए बीज की आवश्यकता पड़ती है। बीज की आवश्यकता, देखिए बीज की आवश्यकता नहीं पड़ती है, बीज की आवश्यकता नहीं पड़ती है, जिस फसल के रोपने के लिए बीज की आवश्यकता नहीं पड़ती। धान को कैसे रोपते हैं? धान में पहले धान का बीज होता है, देखिए है ना, धान गेहूं का पहले बीज छिटता है, तो इसको रोपण फसल नहीं बोलेंगे। भले ही इसका मोरी उखाड़ के फिर रोपते हैं, भले तो पहले मोरी उगाएं तब नहीं रोपें, पहले बीज उगाएं तब नहीं रोपें। लेकिन रबर के लिए ऐसा नहीं होता है, गन्ना तो गन्ने ही काट के लगाते हैं, ठीक है। चाय के लिए भी ऐसे नहीं होता है। तो ऑप्शन डी। और ऐसे भी याद रखें, रोपण फसल अक्सर जो रोपण फसल है वो जो है व्यापार के लिए इस्तेमाल किया जाता है, बिजनेस के लिए, ठीक है ना। बिजनेस के लिए अक्सर जो है व्यापार के लिए रोपण फसल का इस्तेमाल करते, चाय, गन्ना, कहवा वगैरह, कॉफ़ी वगैरह, अक्सर व्यापार के लिए, मतलब इसको यूज घर में नहीं करेगा, व्यापार के रूप में बेच देता है। तो रोपण फसल याद रखेगा। कौन नहीं है बोला जा रहा? धान नहीं है, धान गेहूं सब नहीं रहेगा। भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन है? भारत की बोले या बिहार के बोले, ठीक है ना। भारत के भी धान है और बिहार के भी प्रमुख फसल जो है वो कौन है? धान ही है। और आखिरी सवाल आपके लिए हाजिर है, बिहार में कितना प्रतिशत कृषि क्षेत्र है? अच्छा सवाल है जी। बिहार में कितना प्रतिशत कृषि क्षेत्र है? कृषि का एरिया कितना प्रतिशत है? तो बिहार में 60% जो है कृषि क्षेत्र है, लगभग 59 पॉइंट कुछ देता है, लेकिन 60% मारे, ठीक है ना। 60% जो है बिहार में कृषि क्षेत्र है। लेकिन सवाल आ जाएगा कि कितना प्रतिशत आबादी कृषि पर आधारित है? तो 80% आबादी जो है कृषि पर आधारित है, 80% आबादी जो है कृषि पर आधारित है। लेकिन क्षेत्र बोला ना, एरिया कितना, एग्रीकल्चर लैंड कितना है भाई? तो है 60%।
मुझे उम्मीद है कि इन 80 में से 80 आपने बनाया होगा। आपने कितना बनाया एकदम ईमानदारी पूर्वक नीचे कमेंट करेंगे। इसमें जो भी सब्जेक्टिव सवाल है मैं आपको उसको भी करवा दूंगा, ठीक है, डोंट वरी। सुबह 7 बजे क्लास चलती है, शाम को 6 बजे क्लास चलती है। सवाल दोनों क्लास को अटेंड करने की कोशिश करें। पहली बार चैनल पर आए हो तो वीडियो को लाइक करो और मुझे पहले बताना भी कितना सही बनाया, आपको कैसा लगा पढ़ करके, मजा आया कि नहीं लगा, कितना परसेंट आप सही किए हैं। अगर आपने 80, अब चूंकि अभी देखिए एग्जाम नहीं हो रहा, अभी टेस्ट नहीं हो रहा, अभी एग्जाम नहीं हो रहा, तो अभी जो वीडियो बना इस वीडियो में कोशिश ये करना है कि हमको पूरा का पूरा बनाना है। एग्जाम में आप 40 बनाइएगा वो अलग बात है ना, लेकिन यहाँ पे पूरा पूरा बनाने की कोशिश कीजिएगा। ओके, लास्ट करते वीडियो को। डैट्स ऑल, अपना प्यार बरसाते रहिए इस तरह से। सब्सक्राइब चैनल को जरूर कर लीजिए जो बंदा सब्सक्राइब नहीं किए। थैंक यू। ओके, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।